आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिमांड। एक सेकंड बस। डिमांड, यहाँ आप लोगों को अब मेरे साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब इको की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले आपको डिमांड पढ़ाएगा। तो अच्छा, कल भी कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारे पास इकोनॉमिक्स नहीं थी, मतलब मेरे पास पर्सनल मैसेज आया, मैं अभी डिमांड शुरू करता हूँ। तो मैंने बोला कि मैं ये मान ही नहीं रहा हूँ कि आप लोगों को इको आता है। तो अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ पुराना कुछ रिलेटेड, तो जो बता दे रहा है ठीक है, नहीं बता पा रहे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जिन बच्चों भी इको नहीं है वो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। डिमांड, डिमांड बताइए क्या मानते हैं आप, व्हाट इज डिमांड? Sir, the commodity which a consumer is ready to buy at a given price. रेडी टू बाय एट अ गिवन प्राइस, ठीक है, लिख लिया मैंने। और कोई बच्चा इसमें अपना ज्ञान देगा? आरुषा ने ये बात बताई है, और कोई बच्चा? देखिए वैसे डिमांड की बात करें, डिमांड मोटा मोटा माने, देखिए कल ना हम आपसे बात कर रहे थे कि कल जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था इकोनॉमिक्स इज व्हाट दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मेरे पास दो तीन चॉइसेस होंगी, जैसे ए है, बी है, सी है, तीनों 100-100 रुपए के हैं। आई एम हैविंग 100 रुपीज ओनली। तो मैं इस 100 रुपए में से या तो ए लूंगा या बी लूंगा या सी लूंगा, तो मुझे इनमें चॉइस करनी पड़ेगी। यही तो था इकोनॉमिक्स। और ऐसे चॉइस करनी है कि मेरा रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। स्पेशली बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो ग्रोथ पर मेन ध्यान है। ये जो चॉइसेस हैं, ए मेरे दिमाग में, बी मेरे दिमाग में, सी मेरे दिमाग में, इन चॉइसेस को बेसिकली हम डिमांड बोलते हैं। यानी मेरे सामने डी क्यों चॉइस में नहीं है, ई क्यों चॉइस में नहीं है, एक्स क्यों चॉइस में नहीं है। मेरे पास 100 रुपए है तो मेरे पास ए बी सी के अलावा भी बहुत सारी चॉइसेस हो सकती थी ना, सिर्फ ए बी सी ही क्यों मेरी चॉइसेस में है। तो वो हम उन्हीं का चॉइस, उन्हीं को अपनी चॉइसेस में डालते हैं जो हमारे को डिमांड की शर्त पूरी करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में हमें अपनी चॉइसेस में से सिलेक्शन करना होता है और वो चॉइसेस को हम बोलते हैं डिमांड। तो जो भी ऑप्शंस होंगे, यानी मैं ऐसे बोलूंगा कि डिमांड इज द ऑप्शन। अब ऑप्शन किसी के भी सामने कैसे बनता है? ऑप्शन होने के लिए सबसे पहले उसका, उसे खरीदने का मन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिजायर। मानते हैं ना भाई? मैं एक्स को क्यों नहीं चॉइस में ला रहा? क्यों? क्योंकि एक्स का मेरे दिमाग में कोई मन नहीं है। तो डिजायर, डिजायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है? क्या डिजायर को ही हम डिमांड बोल सकते हैं? सर डिमांड तो मनी मनी से सपोर्ट होती है, डिजायर तो कुछ भी हो सकती है, पर वो फुलफिल हो वो डिमांड है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ ना एक आदमी के पास 100 रुपए, बाकी म्यूट करते चले, अपनी बात बताने के बाद म्यूट कर दिया करिए। ए बी और सी 100-100 के, मेरा मन एक्स को लेने का भी है। एक्स का दाम है 500 रुपए, मन बहुत है एक्स को लेने का, मतलब एक्स के लिए तो मैं बिल्कुल मरा जाता हूँ। 100 रुपए मेरे पास है, ए का भी लेने का मन है, ए की कॉस्ट 100 है, बी का भी मन है, बी की कॉस्ट 100 है, सी का भी मन है लेने का, सी की 100 कॉस्ट है, और एक्स में मेरा बहुत दिल है लेने का, उसकी कॉस्ट 500 है। आप बताइए मैं किसको पूरा नहीं कर पाऊंगा किसी भी हाल में? एक्स को। एक्स को। सो एक्स को चॉइस में रखके अपने आप को डिसअपॉइंट करना, उससे कोई फायदा नहीं है। एक्स तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। सो एक्स मेरी डिजायर तो है, बट ये मेरा ऑप्शन नहीं है, यानी ये मेरी डिमांड नहीं है। तो पहली बात तो 11th क्लास में आप लोगों ने डिमांड पढ़ लिया, बट आपको ये नहीं पता था कि डिमांड मींस दी ऑप्शन जिनमें हमें सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन जो करना है। तो डिमांड के लिए एक तो डिजायर होना बहुत जरूरी है, सेकंड उस डिजायर को फुलफिल करने की एक एबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। उस डिजायर को फुलफिल करने की एबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और थर्ड वन होता है विलिंगनेस। विलिंगनेस, अब मैं इन तीनों चीजों पे बात करता हूं आपसे। जैसे ए मेरा लेने का मन है, तो ये मेरा डिजायर है। क्या ए के लायक मेरे पास पैसे हैं? हाँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो ए को लेने लायक मेरे पास पैसे भी हैं, 100 रुपए हैं। ए मेरा लेने का मन भी है, तो डिजायर भी हो गया और एबिलिटी भी हो गई। विलिंगनेस पे भी बात करूंगा। बी मेरा लेने का मन है, डिजायर, बी के लायक मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। सी लेने का मन है, डिजायर, सी के लेने के लिए पैसे हैं, एबिलिटी। एक एक्स
500 रुपए का है, x को लेने का मन है, डिजायर बट एबिलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी बनेगा नहीं, इसे कोई फायदा नहीं है, पूरा नहीं हो सकता। एक सपोज z है, z 100 रुपए का है बट आपका लेने का मन ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, तो वो भी आपके ऑप्शंस में नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें, आपके पास पैसे होते हैं बट आपको उनको लेने का मन नहीं होता, तो उन्हें आप अपनी चॉइसेस में भी नहीं रखते। तो डिजायर और एबिलिटी। अब कोई बच्चा ये बताए व्हाट इज विलिंगनेस? व्हाट इज विलिंगनेस? आपने 11th क्लास में यही तो पढ़ा था ना, इच्छा। डिजायर। अच्छा, इच्छा, ओके। तो Yes, sir. डिजायर कौन है? नहीं सर, डिजायर इच्छा मतलब सर विलिंगनेस। मतलब उस पे डिजायर पैसे खर्च करने के लिए। मतलब So willingness is what when a person desired something and are ready to pay for it or buy for that ठीक है, commodity. तो विलिंगनेस है। जैसे कोई एग्जांपल से बताएंगे आप? इनका मतलब है विलिंगनेस मतलब रेडीनेस। बिल्कुल सही बात बताई। विलिंगनेस को आप लिख सकते हैं रेडीनेस। अब सर रेडीनेस का क्या मतलब है? देखो भैया, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, मैं एक मिनट, मैं संयम ग्रोवर को ऐड कर लूं, जस्ट वेट। आप जिस पेन से लिख रहे हैं, जरा वो एक बार पेन मुझे शो कर देना, ऐसे करके, जैसे मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये ठीक है, मुझे दिख गई है आपके पेन, ब्लू वाले पेन यूज हो रहे हैं। ये पेन आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आपका डिजायर है इसे लेने का। आपकी जेब में, मैं पेन सेलर हूं, आप मेरे पास ये पेन लेने आते हैं, मैं देखता हूं आपका पेन लेने का मन है, तो डिजायर हो गया। आपकी जेब में एक मुझे पिंक कलर का नोट दिख रहा है, दैट इज 2000 रुपीज नोट, तो यानी एबिलिटी भी है। ये देखने के बाद आपकी इच्छा भी और लेने का मन भी है। आपने मुझसे पूछा सर इस पेन का प्राइस क्या है, और मैंने आपको बोला इस पेन का प्राइस है 2000 रुपए। बताइए आप लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं। नहीं, आपका मन बहुत है पेन को लेने का, आपके पास एबिलिटी भी है, बस पेन को मैंने 2000 रुपए का ही तो बताया है, तो क्या आप लेंगे या नहीं लेंगे? Yes, sir. ले लेंगे? कौन है नहीं, इतना अच्छा बंदा, मैं तो पेन की दुकान ही खोल लूंगा फिर। कौन है जो 2000 रुपए में इस पेन को नहीं लेने के लेंगे। लिए? नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं, एक बार नहीं. चैट पे कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, चैट पे कौन क्या कहना चाहता है? हाँ, नहीं लेंगे ना, इसलिए नहीं लेंगे हम क्योंकि इसमें हमारा रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा। तो रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा, और इको साफ साफ कहता है कि रिसोर्स वेस्ट हमें कराना नहीं है। तो आप कहेंगे इतना महंगा पेन, और आप उस पेन को अपनी चॉइस से बाहर कर देंगे, आप कहेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। आप कई बार कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत आपका मन करता है किसी चीज को देख के, अरे वाह बहुत बढ़िया, फिर आप घुमा के उसका टैग देखते हैं, और टैग देखने के बाद आपको लगता है चीज महंगी है, भले ही आपकी जेब में उतने पैसे हो, आप मना कर देते हैं। तो चॉइसेस बनते समय, क्योंकि हमारा रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए विलिंगनेस भी होती है। विलिंगनेस का मतलब रेडीनेस एट अ सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्राइस पर हमारी रेडीनेस होनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम अपनी इच्छा और एबिलिटी को देख के ही चॉइस करने लगेंगे, तो हम लुटते हुए नजर आएंगे। कई बार आपने घर पे बहुत डांट खाई होगी कि आप महंगा सामान ले आए, तो वो इसलिए क्योंकि आप उस समय विलिंगनेस को इन्वॉल्व नहीं करते, इस तरीके से रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। तो जब भी हम कभी भी अपने चॉइस बनाएंगे, किन किन ऑप्शंस में हमें सिलेक्शन करना है, तो उन ऑप्शंस को नाम देंगे डिमांड। डिमांड यानी ऑप्शंस जिनमें हमें सेलेक्ट करना है, उसमें हमारी इच्छा होनी बहुत जरूरी है, उसके लिए हमारे पास पैसा होना भी जरूरी है, बट लेकिन उसका एक जेन्युइन प्राइस भी होना जरूरी है। अगर प्राइस महंगा होगा तो हमारा रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो ठीक है, जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये तीन चीजें जब हम मिलाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। तब हम अपना सामने एक ऑप्शन रखते हैं, उस ऑप्शन को लेंगे या नहीं लेंगे वो डिमांड नहीं है। डिमांड का मतलब सिर्फ ऑप्शन, फाइनली उसे लेंगे वो इकोनॉमिक्स है। तो अब ए बी सी तीनों मेरे ऑप्शन है, यानी तीनों का मेरा डिजायर भी था, तीनों की एबिलिटी भी, तो तीनों के प्राइस भी सही थे, बट तीनों में से किसी एक को ही लूंगा ना। लूंगा किसे? वो इकोनॉमिक्स है। तो डिमांड में हमें घर लेके नहीं आना है, डिमांड में सिर्फ ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, एंड ऑप्शंस को ही नाम देंगे डिमांड। इज इट क्लियर? तो डिमांड के लिए तीन चीजें हमारी सामने आ गई, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। मैं नया पेज लिखता हूं। तो इन तीन चीजों से मिलकर हमारा डिमांड बनता है। तो किसी भी चीज के लिए अगर आप अपने ऑप्शंस, कभी भी लाइफ में भी ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास उतने पैसे हैं या नहीं है, इसीलिए बोलते हैं जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, यानी एबिलिटी देखेंगे, फिर अपनी इच्छाएं देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कहीं उस चीज का पैसा ज्यादा तो नहीं है। तो जो लोग बिना पैसे देके चीजें खरीदते जाते हैं, उन्हें हम
वो जनरली अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। तो ये चैप्टर बात कर रहा है कि आपको अपने ऑप्शंस कैसे बनाने हैं। तो डिमांड आपको समझ में आ गया। तो डिमांड के लिए 3 चीजें मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। डिमांड के लिए 3 चीजें हो गई हमारे पास। फाइनली डिजायर, डिजायर इज बस इच्छा है आपकी, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। विलिंगनेस को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। विलिंगनेस का मतलब है एक सर्टेन प्राइस पर रेडीनेस। इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो दैट बिकम्स डिमांड। इस डिमांड का मतलब ये नहीं कि लेके आना, ये ऑप्शन बन गया। ऐसे कई ऑप्शंस बन सकते हैं। तो अगर एक पर्सन के पास 100 रुपए हैं और वो कह रहा है मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से मुझे एक को लेना है, तो इन तीनों को ही हम नाम देंगे डिमांड। इनमें से वो किसे लेगा, वो होगी इकोनॉमिक्स। ठीक है। नाउ अब आपके नोट्स पे आते हैं, जो आपके आईसीआई के नोट्स हैं। मैं उन्हें खोल ले रहा हूँ, एक मिनट। कृति गुप्ता इज वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग। कृति गुप्ता, ये नोट्स होंगे आपके पास। नोट्स दिख रहे हैं आप लोगों को? कोई एक बच्चा बताए, नोट्स दिख रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। Yes, sir. देखिए जो आईसीआई का मटेरियल है ना, इसमें देखिए एक चैप्टर 2 दिया हुआ है। जैसे क्योंकि इस मटेरियल पे पेन नहीं चल पाता है, तो मैं कुछ इस टूल को यूज कर रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगा इसमें पेन। मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। ये जो यहाँ पे होता है एक चैप्टर, चैप्टर 2 के अंदर कई सारे यूनिट होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। जब फाइनली एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे यूनिट 1 लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यूनिट 2 सप्लाई होगा, यूनिट 2 यूटिलिटी है, यूनिट 3 सप्लाई है। इन तीनों को मिलाने के बाद चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद उसमें बैक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे भले ही आपने नोट्स ये वाले डाउनलोड करे, पर जब जैसे मैं यूनिट 1 कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि बैक ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए। तो वो ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेंगे, जहां यूनिट 3 खत्म होगा। तो आज आपने नोट्स जो डाउनलोड करे वो केवल यूनिट 1 के हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो, चाहे यूनिट 2 से रिलेटेड हो, चाहे यूनिट 3 से हो, जब चैप्टर पूरा खत्म होगा तब मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो ये आईसीआई का पैटर्न है। तो अब हम इसमें लेकर चल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड नहीं, हम केवल अभी लेकर चल रहे हैं डिमांड। और यहाँ पे मैं इसे क्लोज करूं। इस डिमांड में अगर हम यहाँ पर चलेंगे लेके, ये थोड़ा सा टूल में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें पेन नहीं चल पा रहा है। एक सेकंड, कुछ लोग और आए हैं। एडमिट, जस्ट वेट अ बिट। सर हाँ, यस। सृष्टि कनेक्ट नहीं कर पा रही है। सृष्टि कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसको फिर वैसे क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। है ना? ठीक है। और आप कौन थे? रीमा। अच्छा, रीमा। ठीक है, ठीक है, ठीक है रीमा, तो उसको बोल देना। हाँ जी। अब यहाँ पे आप चलिए, मीनिंग ऑफ डिमांड। तो मीनिंग ऑफ डिमांड में अगर आप देखो, क्योंकि इस पे पेन नहीं चलेगा, तो मैं लाइन वाइज बोलूंगा कि हम कौन सी लाइन पर आ रहे हैं। तो मीनिंग ऑफ डिमांड में अगर हम ये पूरा पढ़ें, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड। एक तो जब भी हम डिमांड को करेंगे वो हमेशा क्वांटिफाई करेंगे। 1 पेन लेना है आपको, 2 पेन लेने हैं, 10 पेन लेने हैं, 50 केजी आटा लेना है, ठीक है, 2 बर्गर लेने हैं, 3 पिज्जा लेने हैं। तो एवरी टाइम यू हैव टू डिफाइन योर डिमांड इन क्वांटिटी। और डिमांड गुड्स की भी होगी और सर्विसेज की भी होगी। ठीक है। जैसे सर्विसेज में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर्विसेज में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप जैसे अभी ना, जिन भी टीचर से आप 12th में पढ़े थे, उनका आपके पास फोन आता है, जो कभी आपसे मान लीजिए 2000 रुपए पर मंथ ले रहे थे, उनका आपके पास फोन आता है कि भाई हमने एक स्कीम निकाली पर मंथ की, और आप हमसे अकाउंट्स पढ़ लीजिए 12वीं की, 12th की।
यानी पिछले साल वो 2000 रुपए ले रहे थे, इस साल उनका ऑप्शन आता है कि आप 500 रुपए में हमसे पढ़ लीजिए। क्या आप लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? आपके पास पैसे बहुत हैं। नहीं, 2000 की चीज 500 में मिल रही है, 2000 का माल 500 में, बताइए। नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे सर अभी हमारे लिए डिजायर ही नहीं है। तो डिजायर नहीं है, भले ही एबिलिटी भी है और सही प्राइस भी है, विलिंगनेस भी है, तो हम नहीं लेंगे। तो आप इस ऑप्शन को मना कर देंगे, यानी आपकी जेब में पैसा भरा हुआ भी होगा पर आप उन टीचर को बहुत बड़ा वाला नमस्ते करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका डिजायर नहीं है, इस समय चॉइसेस कुछ और है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डिजायर हमेशा गुड्स की नहीं होती है। अभी पेन वाला एग्जाम्पल था, इस बार कोचिंग का एग्जाम्पल है, यानी डिमांड। तो डिमांड गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी भी अगर वो पूछते हैं कि डिमांड किस टर्म में एक्सप्लेन करनी है, तो क्वांटिटी में। डिमांड किस चीज की होगी? डिमांड सर मेरी गुड्स की भी हो सकती है और सर्विस की भी हो सकती है। डिमांड बनने के लिए डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस होनी चाहिए। जिस टीचर ने हमें 500 रुपए में ऑफर करा, प्राइस भी अच्छा था, एबिलिटी भी ठीक थी, हमारे पास पैसे थे, बट हमारा डिजायर नहीं है क्योंकि हमें इसे पढ़ना नहीं है, इसलिए ये नहीं बना। तो सर्विसेज और गुड्स दोनों के केस में चलता है। तो अब वापस उस वाली स्लाइड पर हम आएंगे जो हम अभी देख रहे थे। तो यहाँ देखिए कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी। एक तो क्वांटिटी को अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए होता है दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल। विलिंगनेस को हम किस चीज से डिफाइन करेंगे? रेडीनेस। विलिंगनेस समझ गए ना, प्राइस सही होना चाहिए। एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड हमेशा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमांड को जब भी एक्सप्लेन करेंगे, मैं यहाँ पर चले जाता हूं। डिमांड को अगर कोई कहता है ना एक्सप्रेस करो, तो आप डिमांड एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटी, प्राइस और टाइम में। मतलब सर 2 पेन चाहिए, अभी चाहिए, और अगर 100 रुपए में मिलेंगे तो चाहिए। अब किसी की शादी है, आप बैंक्वेट बुक कराते हैं, तो बैंक्वेट आपका डिजायर हो गया, एक बैंक्वेट बुक कर रहे हैं, उसने 50,000 बताया, आपने 50,000 में, आपने टाइम नहीं बताया कब, तो हो जाएगी क्या डिमांड आपकी फुलफिल होने का? चॉइस है, सवाल ही नहीं उठता। समय के साथ चॉइसेस चेंज होती हैं। वो 12th के टीचर जो पिछले साल आप 2000 रुपए में पढ़ रहे थे, वो अभी आप 500 में भी नहीं पढ़ रहे, बिकॉज टाइम की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमेशा आपको अपनी डिमांड टाइम के अनुसार बतानी पड़ेगी। एक साल बाद आपको सीए फाउंडेशन का कोचिंग इररिलेवेंट होगा, तो सीए फाउंडेशन का डिजायर आपका आज का है, टाइम, और एक सही प्राइस पर होगा तो आप लेंगे। सर आज सीए फाउंडेशन की क्लास चाहिए, आपसे ही चाहिए, ठीक है बेटे लाओ 2 लाख रुपए, सब जूम से भाग जाओगे। तो क्यों भाग जाओगे? क्योंकि प्राइस सही नहीं हुआ। तो इसलिए क्वांटिटी, प्राइस और टाइम, इन 3 चीजों में हमेशा एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो टाइम में भी हमेशा बताना पड़ेगा। जब भी डिमांड बताएंगे हमेशा टाइम पर, इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस के अगेंस्ट। तो अगर मैं बोलूंगा मैं आज पेन खरीदना चाहता हूं, अगर 10 रुपए में मिल जाए तो 5 पेन खरीदूंगा, तो ये मैं आज के बारे में बता रहा हूं। या फ्यूचर में करूंगा तो फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। तो डिमांड का एक्सप्रेशन अगर आप यहां देखें, आप अपनी बुक में भी, एक मिनट में पार्टिसिपेंट को किसी को ऐड करना था, कर लिया। यहां देखिए, पहले एक एक लाइन को हम यहां से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत परेशान करेगा, फिर मैं बाद में फास्ट हो जाऊंगा। बट शुरू के पैराग्राफ, कंसेप्ट ऑफ डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, क्वांटिटी को ब्रैकेट बना लीजिए। गुड्स और सर्विस किसी की भी हो सकती है। कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल, ये मैंने बता दिया, विलिंग और एबल दोनों चीजें होनी चाहिए। विलिंग मींस राइट प्राइस, एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस, प्राइजेस के अकॉर्डिंग, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। इट इज टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन डिजायर, डिजायर से ऊपर है ये। दो डिजायर इज वन ऑफ द एलिमेंट, इसका मतलब देखो विलिंगनेस यहां हो गई, जहां ये छोटा सा हैंड दिख रहा है, विलिंगनेस, एबिलिटी, और तीसरा कह रहा है डिजायर। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा डिमांड बनेगा। तो फर्स्ट डिजायर, सेकंड मींस टू परचेज दैट इज एबिलिटी, एंड थर्ड इज विलिंगनेस। और हमेशा किस फॉर्म में इसे डिफाइन करेंगे? 2 थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड, हमेशा इसको ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। अब जरा देखिए पॉइंट नंबर 1, द क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। एक प्राइस के अगेंस्ट बतानी पड़ेगी, और किस फॉर्म में बतानी पड़ेगी? क्वांटिटी के केस में। यहां पे बताइए किसी बच्चे को क्वेरी है तो।
यानी कुल मिला के डिमांड्स, व्हाट इज द डिमांड? डिमांड आर दी ऑप्शन जिनमें हमें चॉइस करनी है, कौन सा लेंगे वो अलग बात है। डिमांड के टाइम में डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, प्राइस सही होना चाहिए, रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये कल भी हमें बताया गया था। सेकंड, डिमांड को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमेशा क्वांटिटी में करेंगे, अगेंस्ट एक पर्टिकुलर प्राइस करेंगे और एक टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देन अच्छा, डिमांड सर गुड्स का होगा, सर्विस का होगा? गुड्स और सर्विस दोनों का हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 इसमें थोड़ा सा मैं कल एक्सप्लेन करूंगा इसे, और क्योंकि अभी पहले जनरल बातें कर रहा हूं। अगर फ्लो कॉन्सेप्ट हो, कई बच्चे नॉन इकोनॉमिक्स वाले भी होंगे तो एकदम फ्लो और ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, इसे आगे लेते हैं। इसके बाद आता है व्हाट डिटर्मिनेंट्स डिमांड, डिमांड को कौन डिटरमाइन करता है। यहां से मैं आपके साथ अपने नोट्स पे आ जाता हूं। देखिए, डिमांड के लिए 3 चीजें हो गई, डिजायर हो गया, एबिलिटी हो गया, विलिंगनेस हो गया। अब वो कह रहे हैं हमारी डिमांड का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का मतलब कैसे डिसाइड होगी डिमांड, किन फैक्टर्स पर, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है किन फैक्टर से डिमांड हमारी डिसाइड होगी या इफेक्ट होगी। डिटर्मिनेंट्स का मतलब किन से डिमांड, किन फैक्टर से डिमांड इफेक्ट हो सकती है। जिससे भी मेरी डिजायर इफेक्ट हो जाएगी उससे मेरा डिमांड इफेक्ट हो जाएगी, जिससे भी मेरी एबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी उससे मेरी डिमांड इफेक्ट हो जाएगी, जिससे विलिंगनेस इफेक्ट हो जाएगी उससे डिमांड इफेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं टेस्ट डिमांड को इफेक्ट करेगा? करेगा। यस सर। कई लोगों Yes, को sir. स्टारबक्स की कॉफी पसंद होती है, तो डिजायर होती है उनको, यार मुझे जाके वही कॉफी लेनी है, उसका टेस्ट मेरे को अलग ही लगता है। तो टेस्ट डिजायर को इफेक्ट करता है, इसलिए डिमांड को इफेक्ट करता है। लोग पिज्जा, कुछ लोग साउथ इंडियंस के बहुत शौकीन होते हैं, कुछ शौकीन नहीं होते। तो कुछ की चॉइसेस में तो कुछ का तो डिजायर होता है कि मैं साउथ इंडियन खाऊं, कुछ का नहीं होता, तो यानी वो टेस्ट से डिसाइड होता है। अच्छा, इनकम डिमांड को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? इनकम, Yes, sir. यस सर। करेगा। क्योंकि इनकम किसको इफेक्ट करेगा? एबिलिटी को, Ability. एबिलिटी को। है ना। तो अगर अब जैसे हम 500 रुपए का वो सामान क्यों नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास केवल 100 रुपए थे, तो वो 500 रुपए का आइटम डिमांड ही नहीं बन पाया। अच्छा, क्या प्राइस डिमांड को इफेक्ट करेगा, ये बताइए। यस Yes, सर। sir. वो पेन आप Yes, sir. लेना Yes, चाहते sir. थे, डिजायर था, एबिलिटी था, पर आप एकदम भाग गए, आपने वो पेन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने कहा पेन का प्राइस बहुत ज्यादा बताया। तो ये 3 ज्यादा चीजें है। तो डेफिनेटली डिमांड को इफेक्ट करेंगी। तो अभी अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोले तो जो भी डिजायर, एबिलिटी और विलिंगनेस को इफेक्ट करेगा, तो उसमें टेस्ट, इनकम और प्राइस तो समझ में आता ही है। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम ग्राफ्स, हम इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को बेसिक्स में बात करें, 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो होगा हमारा इकोनॉमिक्स में, वो 2 वेज में हो सकता है, 3 वेज में। एक तो लिख दो, जैसे पैराग्राफ लिखे हैं। सेकंड ग्राफ, और थर्ड होती है टेबल्स। ठीक है, 3 तरीके से हम इको को डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक तो कहानी लिख दो, दूसरा क्या होता है ग्राफ, और तीसरा टेबल्स। ये ग्राफ्स रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करने में यूज होते हैं। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं क्योंकि उस टॉपिक में एंटर होंगे इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। ये टेबल भी रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करती है। रिलेशनशिप जब भी होगा बिटवीन 2 या मोर एलिमेंट होगा। मेरा खुद से तो रिश्ता होगा नहीं, अगर मैं रिश्ता निकालूंगा तो अपना और सामने वाले का निकालूंगा, तो 2 एलिमेंट, 2 और मोर। इस ग्राफ को या टेबल्स को डिफाइन करने से पहले हमें जानना होता है रिलेशनशिप कितने तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है 2 फैक्टर हैं, फैक्टर ए, फैक्टर बी। तो अगर ये फैक्टर ऊपर जाएगा तो दूसरा फैक्टर नीचे आएगा, और ये फैक्टर नीचे जाएगा तो दूसरा फैक्टर ऊपर आएगा। यानी अभी हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से इधर आ गए। हम क्या बताना चाहते हैं कि अभी हम उन डिटर्मिनेंट्स को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले हम समझ लें इको को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। या तो कहानी लिख दीजिए, या अगर 2 चीजें और उन दोनों चीजों का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है तो 2 तरीके हैं, तो ग्राफ या टेबल। ग्राफ में रिलेशनशिप होते कैसे हैं? रिलेशनशिप इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। एक होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप,
पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है, इसे ही हम डायरेक्ट भी बोलते हैं। इसमें अगर दो एलिमेंट है ए और बी तो दोनों का रिलेशनशिप सेम होगा। ए भी बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा। इन रिलेशनशिप्स को ग्राफ में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? इफ देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, आप हमेशा ध्यान रखें इकोनॉमिक्स में दिस लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। यहां पे आप हमेशा क्वांटिटी रखते हैं और यहां पे दूसरा एलिमेंट, जैसे मैं बोल रहा हूं प्राइस, जरूरी नहीं प्राइस हो। डिमांड के केस में एक तो चीज श्योर है, डिमांड किस चीज में एक्सप्लेन होती है? क्वांटिटी में। तो मुझे क्वांटिटी तो बतानी ही बतानी है। अब वो क्वांटिटी में अगेंस्ट प्राइस बता रहा हूं, समटाइम मुझे भी इनकम बढ़ रही है तो मुझे अगेंस्ट इनकम बतानी है, समटाइम मुझे किसी और चीज के अगेंस्ट बताना है तो वो रखना पड़ेगा। तो क्वांटिटी तो हमेशा यहां रखेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा, जैसे देखिए प्राइस घटा, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होगा प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ गई, यहां से यहां बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, प्राइस और कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, सपोज 10 थी 20 थी 30 हो गई, प्राइस 15 था 10 था 5 हो। इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये एक डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को। तो इनवर्स रिलेशनशिप में हमेशा डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज का रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में समझना है तो दो रिलेशनशिप होंगे, इनवर्स पॉजिटिव। इनवर्स रिलेशनशिप यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, उसका हमेशा ग्राफ डाउनवर्ड होगा। जैसे हम एक तरफ लिखते हैं प्राइस, एक तरफ लिखते हैं क्वांटिटी। प्राइस 10 है, क्वांटिटी 100 है। प्राइस मैंने 15 कर दिया, प्राइस बढ़ते के साथ ही लोग कम खरीदेंगे, या तो किसी की एबिलिटी नहीं रहेगी या किसी को महंगा लगेगा। 60 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? यहां रखेंगे क्वांटिटी, यहां रखेंगे प्राइस। प्राइस जैसे जैसे कम होगा क्वांटिटी वैसे वैसे बढ़ेगी, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। अगर किसी चीज का अपवर्ड ग्राफ बताना है, सपोज प्राइस और क्वांटिटी का अपवर्ड ग्राफ है सपोज, तो हमेशा ऊपर जाएगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। दिस इज नोन अपवर्ड ग्राफ। यानी आगे से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डाउनवर्ड ग्राफ है, दिख रहा है हमें, नीचे लाइन जाती हुई दिख रही है, तो हम बोलेंगे सर ये इनवर्स रिलेशनशिप है और इन दोनों चीजों के बीच में उल्टा रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। और अगर मैं कभी भी आपसे बोलूंगा पॉजिटिव रिलेशनशिप है या ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो आप कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं ऐसे एक ग्राफ बना हुआ है, ये ए है और ये बी है। पहले बताइए ए और बी के अंदर कोई रिलेशनशिप है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ए के अच्छा कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव या इनवर्स और नेगेटिव एक ही बात होती है? डायरेक्ट पॉजिटिव है। ए बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है बी भी बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यहां ए है यहां बी है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ए और बी? नहीं बेटे, ये 10 रुपए, इसी 10 रुपए पे मैं 10 क्वांटिटी खरीद रहा था, इसी पे मैं 20 खरीद रहा हूँ, इसी पे मैं 30 खरीद रहा हूँ। यानी क्वांटिटी बढ़ने के लिए प्राइस या ए का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो रिलेशनशिप अगर होगा तो या तो ग्राफ यूं जाएगा या यूं जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए, यहां बी है यहां ए है, इज देयर एनी रिलेशनशिप? नो सर। क्योंकि मान लीजिए ए को मैं बोलता हूं प्राइस और बी को बोलता हूं क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी ले रहा था मैं 5 रुपए पे, 10 ही क्वांटिटी ले रहा हूं 10 रुपए पे, और 10 ही क्वांटिटी ले रहा हूं 15 रुपए पे। तो इसका मतलब प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्राइस और क्वांटिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब भी हम ग्राफ एक तरीके से ऐसे बात करते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं, एक तरीके से अगर हम कभी भी ऐसा देख रहे हैं तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। और कैसा है? एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है। अगर हम ऐसा देख रहे हैं तो हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। अगर हम देखते हैं ऐसा है तो आप बोलेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप, और अगर हम बोलते हैं ऐसा है तो आप बोलेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, इस जगह हम हमेशा क्या रखेंगे? क्वांटिटी, इधर दूसरी चीज रखेंगे। ये इतनी बात अभी आप पहले समझिए।
अब डिटर्मिनेंट्स पे आने से पहले एक बात मैं बता दूं, यहां मैं रख रहा हूं प्राइस, यहां रख रहा हूं डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में क्या अंतर है, कल की क्लास है। 10 रुपए प्राइस पे 50 क्वांटिटी, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ते ही बहुत सारे लोगों की चॉइसेस से चीजें चली जाती हैं। कई लोगों को 15 रुपए पे खरीदना नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की चॉइस खत्म हो जाएगी, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। प्राइस और बढ़ गया तो क्वांटिटी और कम हो जाएगी। इस चीज को अगर हमें ग्राफ में दिखाना होगा तो हमने देखना है ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ऐसा रिलेशनशिप होगा। और इस टेबल को हम नाम देते हैं शेड्यूल। इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलूं एक शेड्यूल बनाओ, तो इसका मतलब दो चीजों को आपको डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और अगर मैं बोल रहा हूं दो चीजों का ग्राफ बनाओ, तो आपको ये बनाना है। और अगर मैं इसकी स्टोरी लिख रहा हूं, प्राइस बढ़ने में इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, ऐसे में कहानी लिख रहा हूं, तो ये पैराग्राफ हो गया। तो दिस वन इज कॉल्ड टेबल और शेड्यूल। ये ग्राफ हो गया और ये पैराग्राफ हो गया। इस तरीके से हम रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे से कभी भी आप कोई फोटो देखेंगे, फोटो मतलब ग्राफ देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे दो एलिमेंट्स के बीच में कोई आपस में रिश्ता है या नहीं है। रिश्ता है तो ये किस तरीके से आपस में इफेक्ट करते हैं। तो ये तो एक जनरल बेसिक इकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब हम बात कर रहे हैं, फिर उसी वाले पेज पर आते हैं जो हमारा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। नया पेज ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कौन कौन सी चीज डिमांड को इफेक्ट करेंगी। तो पहला मैंने बोला प्राइस, प्राइस से डिमांड इफेक्ट होगी। यहां क्या रखूं, अच्छा प्राइस से डिमांड इफेक्ट होगी या नहीं होगी, ये बताइए हाँ या ना में। प्राइस बढ़ रहा है, होगा। आपने वो पेन क्यों नहीं खरीदा था, आपने अपनी चॉइस में क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप बोले वो 2000 रुपए का है, तो प्राइस से डिमांड इफेक्ट होगी। प्राइस और डिमांड का एक रिश्ता है, रिश्ता है। तो जरा बताइए कैसा रिश्ता है, इनवर्स है या पॉजिटिव है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ग्राफ बोलूंगा डाउनवर्ड। ओहो एक सेकेंड, बच्चे अपना माइक बंद नहीं करते। यहां रखूंगा क्वांटिटी, यहां रखूंगा प्राइस, और ये रिलेशनशिप सामने आ जाएगा। तो प्राइस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इनकम बताइए डिमांड को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इनकम करेगा। अच्छा अब म्यूट कर लीजिए। अब जरा मेरी एक बात आपसे समझनी है, इनकम डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा, इनकम पॉजिटिवली। पॉजिटिवली। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इंफीरियर गुड्स हैं, कुछ गुड्स बहुत खराब नेचर के हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, मेरी इनकम बढ़ रही है, पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था, अब मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो क्या मैं खराब क्वालिटी के गुड्स और खरीदूंगा। पहले मैं 50 खरीद रहा था, अब मैं उस पहले मैं खराब क्वालिटी के जूते खरीद रहा था, 10,000 रुपए मेरी इनकम थी, अब 1 लाख हो गई, म्यूट कर लीजिएगा। अब 1 लाख हो गई, तो मैं उस खराब क्वालिटी वाले के पास जाता हूं, कहता हूं भाई मेरी इनकम बढ़ गई और खराब माल मुझे बेचो, कहूंगा क्या मैं, नहीं कहूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, ऐसे में कम हो जाएगी। अच्छा यही अगर इंफीरियर गुड्स है। अच्छा आप बताइए, इनकम बढ़ने पे सॉल्ट, नमक, मेरी इनकम 10,000 थी, मैं 1 पैकेट नमक का यूज करता था, मेरी इनकम 1 लाख हो गई, अब मैं और नमक खाऊं कि मेरी इनकम बढ़ गई है, नमक वाले से कह रहा हूं और नमक, तो यहाँ कोई डिमांड में फर्क नहीं पड़ा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, हमें समझना होगा नेचर ऑफ गुड्स। 3 पार्ट्स में हम रखेंगे नेचर ऑफ गुड्स को, सुपीरियर, सुपीरियर ना रखिए पहले, इंफीरियर, नेसेसरी और अदर। म्यूट कर लीजिएगा। इंफीरियर गुड्स में हमारा रिलेशनशिप होता है इनवर्स।